अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी अराइव्स इन इंडिया, फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वर्कर मूवमेंट एट अहमदाबाद, सत्याग्रह अगेंस्ट रॉवेल एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे खिलाफत मूवमेंट। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 32 खिलाफत मूवमेंट। तो देखिए ये क्या है। मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द रूलर ऑफ टर्की एज देयर रिलीजियस लीडर। तो जितने भी मुस्लिम थे वो टर्की के रूलर को अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। रिलीजियस लीडर को खलीफा बोला जाता था उस टाइम पीरियड में, तो वो उसको अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई किसके बीच में, टर्की और ब्रिटिश लोगों के बीच में जो वॉर हुई थी, to get the support of the Indian Muslim in the war. The British had assured that after the end of the war, Khalifa's empire will not be harmed. तो देखिए क्या हुआ था। तो अब इनको किसने सपोर्ट किया था, इंडियन मुस्लिम लोगों ने इस वॉर में सपोर्ट किया था। किसको, ब्रिटिश लोगों को। तो ब्रिटिश लोगों ने उनको एक विश्वास दिलाया था कि जैसे ही वॉर एंड होगी तो जो खलीफा का एम्पायर है उसका उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये उन्होंने अश्योर किया था, इसीलिए इंडियन मुस्लिम ने उनको सपोर्ट किया था। बट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक इट्स एश्योरेंस। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई वो अपनी बात से मुकर गए और उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अ टाइड ऑफ ग्रेट डिसकंटेंट अराउज्ड अमंग द मुस्लिम्स। अब ये सब देखने के बाद में जितने भी मुस्लिम्स थे उनके अंदर एक गुस्से की भावना दौड़ पड़ी कि हमने इनका इतना सपोर्ट किया फिर भी ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, और हम जो वो बोला था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे वो अब अपनी उससे बात से मुकर गए हैं। तो मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम टू सपोर्ट द खलीफा वॉज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। और यही देखिए जो मूवमेंट था जिसमें कि इंडियन मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे खलीफा को, उसी को खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। गांधी जी थॉट दैट ऑन दिस प्रॉब्लम इफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स केम टुगेदर एंड स्टार्ट ए नेशनल मूवमेंट देन द गवर्नमेंट कैन श्योरली बी ब्रॉट टू इट्स सेंसेस। अब गांधी जी ने सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसी का भी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, वो किसी के भी फेवर में नहीं रहते हैं। तो अब जब हिंदू जो हमारे इंडियंस हैं उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है वो दोनों की है। इंडियंस में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, और ये सब जो प्रॉब्लम है वो दोनों की है। तो इन दोनों को क्यों ना मिला दिया जाए। हिंदू और मुस्लिम अगर मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, ये जो मूवमेंट है हमारा किसका, फ्रीडम मूवमेंट है, तो ये ज़रूर वर्क करेगा। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने श्योरली तो हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ मिलाया और उनको इस नेशनल मूवमेंट में एक साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। देयरफॉर गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। और जो उनका खिलाफत मूवमेंट था उसमें भी गांधी जी ने उनका बहुत ही सपोर्ट किया। द खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड गांधी जी प्रपोजल ऑफ फॉलोइंग नॉन कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज सीन स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो खिलाफत कमेटी थी वो गांधी जी ने एक्सेप्ट किया, और जो गांधी जी का प्रपोजल था नॉन कोऑपरेशन का, यह असहयोग आंदोलन था, जो गांधी जी ने बोला कि हमें ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जाकर उनको जितने भी प्रपोजल्स हैं उनको हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश लोगों को। तो ये सब उन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट में जो उनका चल रहा था उन लोगों ने भी स्वीकार किया गांधी जी का ये जो डिमांड था। और उस टाइम पीरियड के बाद से हिंदू और मुस्लिम लोगों में जो यूनिटी थी वो उस टाइम पीरियड के बाद से ही देखी गई। दोनों एक साथ एकजुट होकर इस लड़ाई में साथ में दिखे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। The concept behind the non-cooperation movement was that the British government in India is dependent only on the cooperation of the Indian. तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे वो क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया में
राज कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ओनली द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। अगर इंडियंस ब्रिटिश लोगों को कॉपरेट नहीं करेंगे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बिल्कुल भी यहाँ इंडिया में स्टे नहीं कर सकते हैं, रूल नहीं कर सकते हैं। वो तो थोड़े से थे, हम इंडियंस तो बहुत सारे थे। तो उनका ये था, हमें इंडियंस लोगों को ये समझाना है कि हमें ब्रिटिश लोगों की हेल्प नहीं करनी है, उनको सपोर्ट नहीं करना है, उनके जो चीज़ें हैं हमें उनकी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, उनके जो ऑफिसेज हैं हमें उनमें नहीं जाना है। अगर हम इस तरीके से सब चीज़ों को बाइकआउट करेंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर राज नहीं कर सकते, यहाँ रुक नहीं सकते हैं, वो उन्हें भागना ही पड़ेगा। If the Indians adopted complete non-cooperation, then the British government will completely collapse. तो उनका ये मानना था, जो इंडियंस है अगर पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसको अडॉप्ट कर लेंगे, पूरी तरीके से जो उनको सहयोग देना बंद कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीटली पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो विथ दिस इंटेंशन ही इवोक्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट। तो ये इंटेंशन, ये उनकी मंशा लेकर उन्होंने इंडियंस लोगों को जगाना शुरू किया और उनको ये बताना शुरू किया कि इस तरीके से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और हमें ये मूवमेंट अपने पूरे देश में चलाना है, हमें ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है। इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन एट नागपुर। तो 1920 में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में 1920 में। द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पुट फोर्थ बाय चित्तरंजन दास वॉज एक्सेप्टेड। और वहाँ पर देखिए नागपुर में बहुत बड़ा ही सेशन था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर था, वो नागपुर में चलाया गया। और इस कॉपरेशन में चित्तरंजन जो दास थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इसको एक्सेप्ट किया। ऑल रिंग ऑफ द मूवमेंट वर गिवन इन द हैंड्स ऑफ द महात्मा गांधी। और जितना भी मूवमेंट था वो किसके हाथ में चला गया? महात्मा गांधी के हाथ में चला गया और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन अ प्रोग्राम वॉज फ्रेम टू बाइकआउट गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब जो ये रिजोल्यूशन था उसका वो क्या था कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन, ये जो रिजोल्यूशन था उसमें एक प्रोग्राम बनाया गया, प्रोग्राम फ्रेम किया गया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस को, जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं उनको वहाँ से छोड़ना है, उनको बाइकआउट करना है, मतलब हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम नहीं करना है। गवर्नमेंट के जो कोर्ट्स हैं, उस टाइम पे गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल चल रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कोर्ट्स हैं, वो वहाँ पर हमें काम नहीं करना है, वहाँ पर नहीं जाना है। और जो फॉरेन गुड्स है, उस टाइम पीरियड में ना बहुत सारा फॉरेन से सामान आता था अपने यहाँ यूज़ करने के लिए, तो गांधी जी ने बोला हमें फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना है, हमें फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करना है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और गवर्नमेंट जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, हमें उसमें पढ़ाई नहीं करनी है। इन सब चीज़ों का हमें, फॉरेन गुड्स, इन सब चीज़ों का हमें बाइकआउट करना है। तो उसके बाद उन्होंने इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया और लोगों ने इन सब चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया। प्रोग्रेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए क्या क्या प्रोग्रेस हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट many eminent lawyers like मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एक्सेट्रा। तो देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसके पीछे कौन कौन लोग थे? बहुत सारे फेमस लॉयर्स थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि, ये सभी इसके पीछे शामिल थे। बाइकॉटेड द कोर्ट बाय गिविंग अप देयर प्रैक्टिसेस। इन जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, इन्होंने वहाँ पे जो गवर्नमेंट कोर्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने से उन लोगों ने मना कर दिया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ये कोर्ट्स है वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बाइकआउट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज रन, मैनी नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश। तो अब इस पीरियड में जब गांधी जी ने बोला कि हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर नहीं जाना है, अब नहीं जाना है, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जाएंगे तो कहीं तो हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मैनी नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश। तो अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों ने नेशनल स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। देयर वॉज बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शंस, बाइकआउट एंड बोनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स ड्यू टू दिस इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिक्रीजेस। तो अब देखिए क्या हुआ, जब
ब्रिटिश लोगों के जो स्कूल कॉलेजेस थे वहाँ जाना बंद कर दिया, ब्रिटिश के जो कोर्ट्स थे वहाँ उन लोगों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, ब्रिटिश लोगों का जो सामान आता था, फॉरेन गुड्स आते थे, उनको भी लेना लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो आगे के इलेक्शन हुए उसमें सभी चीज़ों को, और जितने भी उन घरों में उनके पास सामान थे, फॉरेन गुड्स थे, उनको उन लोगों ने आग लगा दिया, फॉरेन क्लोथ्स को, कपड़ों को, सबको आग लगा दिया उन्होंने। अब ये सब करने से क्या हुआ, जब हम फॉरेन गुड्स नहीं परचेज करेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा, वहाँ से इंपोर्ट होना बंद हो गया, और जितना भी इंपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और उनको काफ़ी लॉस होने लगा। Now in 1921, during the visit of Prince of Wales, he was welcomed by organizing हड़ताल। अब देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक लीडर थे जिनका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स, तो जब वो इंडिया आए, उनका लोगों को पता लगा कि वो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ही वॉज वेलकम बाय ऑर्गेनाइजिंग हड़ताल। तो जब वो इंडिया आए तो पूरे देश में हड़ताल का माहौल था, पूरे देश में हड़ताल, पूरा सुनसान सड़कें थी, हड़ताल थी, कोई आ जा नहीं रहा था, सारी शॉप्स जो है वो क्लोज थी। लोनली रोड्स एंड क्लोज्ड शॉप वेलकम द प्रिंसेस। लोनली रोड्स यानी कि खाली सड़कें, एंड क्लोज शॉप, बंद दुकानें, उन्होंने प्रिंस का स्वागत किया। दो मूवमेंट्स स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर्स इन आसाम टू रेल वर्कर्स इन बंगाल, और जो उनका मूवमेंट था, कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो चारों तरफ, देश के चारों तरफ, आसाम में भी फैल गया, बंगाल में भी फैल गया। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सप्रेसिव मेजर। तो देखिए, जो ये मूवमेंट था, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से हिल गई, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े स्केल में वो फैल गया था। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से हिल गई थी और डर गई थी कि अब इसको किसी तरीके से इसको रोका जाए, नहीं तो हम यहाँ स्टे नहीं कर सकते, हम यहाँ रूल नहीं कर सकते हैं। इन February 1922 द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीसफुल पोजीशन एट चोरा चोरी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जब मैंने आपको बताया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैल गया था, तो उसके बाद देखिए गोरखपुर में एक चोरी चोरा एक प्रोसेशन है, जुलूस जो थे, जो चोरी चोरा जगह का नाम है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में है ये। तो ये वहाँ पर एक जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्वक। गांधी जी का क्या था, हमें कोई भी काम हमें अशांति फैलाकर या फिर हमें झगड़ा कर कर, मारपीट कर कर नहीं करनी है, हमें शांतिपूर्वक हमें प्रोसेशन करना है। हमारा जो जुलूस निकाल रहे थे, तो बहुत ही शांतिपूर्वक वो लोग जुलूस निकाल रहे थे चोरी चोरा में, गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उस पर भी पुलिस ने ओपन फायर चालू कर दिया, उनको फायरिंग चालू कर दिया उस जुलूस के ऊपर। The people were angry and set fire on the police station, in which along with one officer 22 policemen were killed। अब देखिए क्या हुआ, अब जब लोगों के अंदर इतना गुस्सा बढ़ गया कि हम शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे हैं, हमको कुछ भी हम नहीं पहुंचा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फिर वो हमारे ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया और बहुत वो लोग नाराज़ हो गए। अब उन्होंने क्या किया, गुस्से में लोगों ने क्या किया, जो इंडियंस थे जो जुलूस निकाले थे, उन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाकर उन लोगों ने फायरिंग पूरा पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसमें 1 ऑफिसर और 22 पुलिसमैन मारे गए। लेकिन जब ये इंसिडेंस हुआ तो आपको मालूम है गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, वो ये सब नहीं करना चाहते थे, लोगों को भी बोलते थे कि हमें हिंसा नहीं करनी है। और जब इंडियंस लोगों ने ऐसा किया कि पुलिस स्टेशन को जला दिया और वहाँ पे एक जो हेड था उनका ऑफिसर और 22 पुलिसमैन मारे गए, तो गांधी जी इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज़ हुए और गांधी जी वॉज हर्ट, बहुत नाराज़ हुए और उनको बहुत दुख पहुंचा। ऑन 12 फरवरी 1922 गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना ही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको उन्होंने रोक दिया और उन्होंने बहुत नाराज़ हुए और वो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हट कर उन्होंने बोला मुझे अब ये बंद करना है क्योंकि आप लोग मेरे रास्ते पर नहीं चल रहे हो। ठीक है। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल इन यंग इंडिया। देखिए गांधी जी ने क्या किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है और हमें कैसे करना है, तो उसके लिए ना गांधी जी ने
3 लेख लिखे थे फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल, जिसको कि एंटी नेशनल आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने क्या लिखा था, यंग इंडिया के लिए उन्होंने ये आर्टिकल्स लिखे थे। अंग्रेजों के खिलाफ ये आर्टिकल था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि हमें इन चीज़ों को बहिष्कार करना है, हमें गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना है, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाई करनी है। तो लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया मार्च 1922 में। ठीक है। स्पेशल कोर्ट वॉज सेट अप एट अहमदाबाद एंड गांधी जी वॉज सेंटेंस्ड 6 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट। तो देखिए गांधी वहाँ पर एक अहमदाबाद में एक कोर्ट है, वहाँ पर इनकी वो चलाया गया केस और गांधी जी को 6 ईयर की जेल हो गई। लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। अब वहाँ पर जब 6 साल की उनकी जेल हो गई, गांधी जी में जेल में थे, तब उनकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी डाउन हो गई, उनको काफ़ी बीमार पड़ गए थे वो वहाँ पे। तो गांधी जी को जेल से रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे इसलिए। गांधी जी अलॉन्ग विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक अप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम विच mainly included spread of Swadeshi, Hindu-Muslim unity, prohibition of alcohol, removal of untouchability, popularized use of khadi, national education, etc. तो देखिए जब अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हुए, जिनमें कि कौन कौन से मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें इन्होंने स्वदेशी अपनाओ, गांधी जी ने बोला हमें अपने देश में जो कपड़े बनते हैं, अपने स्वदेश यानी खुद का जो देश में जो चीज़ें बन रही है हमें सिर्फ वही यूज़ करनी है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने किन किन चीज़ों पे गौर किया, स्वदेशी अपनाने के लिए गौर किया, उन्होंने लोगों पर जोर दिया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर जोर दिया कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। और अल्कोहल पर उन्होंने जो शराब वगैरह है उसको उन्होंने पूरी तरीके से बंद करने के लिए, उन्होंने रोक लगाने के लिए उन्होंने जोर दिया लोगों को। और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो भावना है उसको पूरे तरीके से अपने मन से निकाल देना, ये उन्होंने लोगों को बोला। एंड पॉपुलराइज यूज़ ऑफ खादी, और उन्होंने खादी अपनाओ, गांधी जी का बहुत ही फेमस था, खादी अपनाने के लिए लोगों को उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। एंड नेशनल एजुकेशन, और हमारे देश में जो एजुकेशन दी जा रही है वही आपको अपनाना है, इस चीज़ को गांधी जी ने जोर दिया। ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन रूरल एरियाज। अब जब ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चालू हुए नेशनल मूवमेंट, और ये काफ़ी व्यापक हो गया, राष्ट्रीय प्रोग्राम बन गया, नेशनल मूवमेंट चालू हो गया और ये रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत फैल गया। अब उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी, स्वराज यानी स्व यानी खुद की, राज्य यानी अपना राज्य। तो स्वराज पार्टी देखिए क्या है, द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू पुट अप द आइडियाज ऑफ contesting elections and obstructing the work of the British government। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अपना जो आइडियाज़ हैं और जो इनके आइडियाज़ हैं कंस्ट्रक्टिंग इलेक्शंस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने जो इलेक्शन हुए उस पर उन्होंने रोक लगाया और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो काम थे जो उसमें इन्होंने रुकावट डालना शुरू कर दिया। इन 1922 द स्वराज पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद 1922 में इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना किया। इन 1923 मैनी मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, mainly including मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एंड एन.सी. केलकर। अब 1923 में इन्होंने बहुत सारी जो स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड हुए इन सेंट्रल में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल, और जो प्रादेशिक है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स इलेक्ट हुए। इनमें कौन कौन से मेंबर्स जो थे मेन थे वो देखिए, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय एंड एन.सी. केलकर, ये इनके जो मुख्य मेंबर्स थे वो ये थे। व्हेन द पॉलिटिकल मूवमेंट इन द कंट्री काम डाउन, अब जो पॉलिटिकल मूवमेंट थे वो जो हमारी कंट्री में वो धीरे धीरे शांत होते दिखे। देन द फाइट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज स्ट्रेंथेंड बाय द स्वराज पार्टी, और जो इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अब जो इनका लेजिस्लेटिव असेंबली था स्वराज पार्टी के, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती चली गई। दे सेवरली अपोज द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश,
और इन लोगों ने जो ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी, अत्याचार करने वाली पॉलिसी थी, उन्होंने इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया इस पार्टी ने। दे डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन इन इंडिया इन फ्यूचर, और इन्होंने डिमांड किया हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए अपनी इंडिया के फ्यूचर को बनाने के लिए, जो कि हमारे देश के लोगों के लिए भले के बारे में सोचे, उनके हित के बारे में सोचे, उनकी भलाई के बारे में सोचे। दे मेड अ रिजोल्यूशन टू बी पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम प्रिजन to call for the round table conference. The government rejected most of the resolution. तो देखिए क्या हुआ कि इन्होंने एक रिजोल्यूशन वो किए पास किया जिसमें कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली के लोग हैं, जो कि जेल में उन्होंने बंद किया हुआ पॉलिटिकल लीडर्स के, बहुत सारे जो फेमस पॉलिटिकल लीडर्स थे मेन उन सभी के उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में बंद किया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि हमें इनको छुड़ाना है किसी भी हालत में, तभी हमारा जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आगे बढ़ सकता है। टू कॉल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जो राउंड टेबल होने वाली कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो यही जो लीडर्स है वही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रिजोल्यूशन, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको जो रिजोल्यूशन है इसका प्रस्ताव को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है ये। देखिए क्या है, द रिफॉर्मर्स ऑफ इंट्रोड्यूस बाय द मॉन्टेक चैमफोर्ड एक्ट ऑफ 1990 वर अनसेटिस्फैक्ट्री। दो देखिए जो रिफॉर्म था, जो सुधार था, इंट्रोडक्शन किया गया मॉन्टेक चैमफोर्ड का 1990 में, वो बिल्कुल भी लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। हिंस देयर वॉज डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस पीपुल। उससे क्या हुआ, लोगों के मन में बहुत गुस्सा आने लगा, लोग उससे खुश नहीं थे। ऑन दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो देखिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन अपॉइंट किया जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इन दिस कमीशन, और इस कमीशन में क्या था वो देखिए, नन ऑफ द इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड। इस कमीशन में किसी भी इंडियंस को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, जितने भी उसके मेंबर थे सभी ब्रिटिशर्स थे। हिंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट दिस कमीशन। लेकिन ये सब देखकर जो जितने भी इंडियंस थे वो बहुत ही नाराज़ हुए कि इसमें एक भी इंडियन नहीं शामिल किया है उन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया तो कि हम इस कमेटी को बायकॉट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस कमेटी को बायकॉट कर दिया। इन 1928 द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, और जब ये इंडिया में आई ये कमीशन, वेयर एवर इज ट्रेवल्ड द पीपल मेड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट देम। तो लोगों ने इसको अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। इस जो कमीशन था साइमन कमीशन, इसके खिलाफ उन लोगों ने, इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया, और बाय शाउटिंग द स्लोगन लाइक साइमन गो बैक। तो इन्होंने जो इनका प्रदर्शन था उसमें इन्होंने, देखिए आपके सामने ये पिक्चर भी बनी हुई है साइमन, उसमें देखिए वो फ्लैग जो बना हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, साइमन गो बैक। तो उन्होंने जो इनका नारा था वो क्या था, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये इनका नारा था। तो वो इन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया नारा, और इन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिया। देयर वॉज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी चुप बैठने वाली थी तो उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। At Lahore, Lala Lajpat Rai was leading the demonstration against the Simon Commission. अब देखिए लाहौर की बात बता रहे हैं जहाँ पर लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, ये जो हमारा उनका प्रदर्शन हो रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ, उसमें लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, यानी उसके लीडर थे। द पुलिस लाठी चार्ज द डिमॉन्स्ट्रेटर। तो जो पुलिस थी वो जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी। साउंडर्स पुलिस ऑफिसर अटैक लालाजी विद अ लाठी। उनमें से जब सभी प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनमें से एक जो पुलिस ऑफिसर था उन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर भी लाठी से अटैक किया। आफ्टर द अटैक इन अ प्रोटेस्ट मीटिंग लालाजी सेड। अब देखिए जब उनके ऊपर लाठियों से वार किया गया तो उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म हो, काफ़ी लहूलुहान हो गए थे वो। तो उसके बाद एक प्रोटेस्ट में मीटिंग जो हुई थी उसमें लालाजी ने कहा था, एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ,
वो लाला जी ने बोला, मेरे शरीर के ऊपर जितने भी आप लोगों ने ये प्रहार किए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो ये साबित करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़त्म होने की कगार पर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ख़त्म होने की निशानी है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉफिन मालूम है आपको क्या होता है? जितने भी क्रिश्चियन लोग होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो एक लकड़ी का एक बॉक्स रहता है जिसको कॉफिन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है और वो इस कॉफिन में बंद होकर, इसी तरह से जख्मी होकर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। मेरे शरीर के जो जख्म है ये इस बात को साबित करते हैं। तो विद इन फ्यू डेज ऑफ अटैक लाला जी डाइड, और कुछ ये जो अटैक हुआ उसके कुछ दिन बाद लाला जी की डेथ हो गई। नेक्स्ट हमारा है नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या है। बार्केनेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, criticized that the Indian leaders cannot draft a unanimously accepted constitution। तो उन्होंने देखिए क्या बोला, जो उसके सेक्रेटरी थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के, क्रिटिसाइज दैट द इंडियन लीडर्स कैन नॉट ड्राफ्ट। उन्होंने बोला जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन के जो लीडर्स हैं, वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड एंड ऑल द पार्टी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। और उन्होंने ये जो चैलेंज था उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जितने भी पार्टी की कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने अलग से अपनी एक नेहरू पार्टी फॉर्म किया। पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। टू इस्टेब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इन दिस कॉलोनीज ऑफ इंडिया। अब ये जो उनकी खुद की पार्टी थी, नेहरू रिपोर्ट जो थी उनकी, तो उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट बनाई अपनी, और इसमें अपनी इंडिया की कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। इम्प्लीमेंट एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम, लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस, सच प्रपोजल्स वर पुट अप इन दिस रिपोर्ट। तो देखिए अब जो ये कमेटी बनी है इसके क्या क्या उन्होंने वो रखे कि हमें कमेटी के, तो देखिए इसमें उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइजी रखी कि जितने भी एडल्ट मेंबर हैं उनको वोट के लिए उनको राइट मिलना चाहिए वोट के लिए। और उसके बाद लिंग्विस्टिक डिवीज़न, यानी लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीज़न होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में कौन लोग रहते हैं? मराठी लोग, तो उनके लिए अलग से प्रोविंसेस बनाया गया। पंजाब में कौन लोग रहते हैं? पंजाबी लोग। साउथ में कौन से लोग रहते हैं? तो इस लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न होना चाहिए प्रोविंसेस का। तो और ये उन्होंने प्रपोजल रखा, वर पुट अप इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये प्रपोजल रखा। दिस रिपोर्ट वॉज नोन एज द नेहरू रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट हम किस नाम से जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। बाय द एंड ऑफ 1929 an indication was given that if the Nehru report is not accepted by the government, then the civil disobedience movement will be started। अब 1929 के एंड होने तक ये जो इंडिकेशन था कि नेहरू रिपोर्ट अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ये उन्होंने बताया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर आपने नेहरू जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो देन गवर्नमेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट विल बी स्टार्ट। तो हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ऑन दिस बैकग्राउंड इन दिसंबर 1929, अब दिसंबर 1929 को द लाहौर सेशन में जो प्रेसिडेंट थे बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम मेमोरेबल इन हिस्ट्री। तो उन्होंने जितना भी काम किया उस सेशन में, उसके वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में याद किया जा सकता है। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब इसकी डिमांड की गई। तो देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनियन स्टेट वाज नॉट एक्सेप्टेड टू मैनी यंग मेंबर्स। तो देखिए डोमिनियन स्टेट्स क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। हमारे देश के जो भी यंग इंडियंस थे और वो जो डोमिनियन गवर्नमेंट को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि डोमिनियन जो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शासन करेगी और इंडियन गवर्नमेंट भी शासन करेगी। डोमिनियन यानी दोनों गवर्नमेंट शासन करेंगी, लेकिन इंडियंस को ये पता था कि ब्रिटिशर्स कभी भी धोखा दे सकते हैं, वो हमारे सपोर्ट में कभी भी कुछ भी काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने डोमिनियन गवर्नमेंट के जो स्टेटस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यंग लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डिमांड किया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज
ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस यंग ग्रुप in the Lahore session of Indian National Congress, resolution of attainment of complete independence was passed. अब देखिए जब ये यंग ग्रुप का इन्फ्लुएंस देश के ऊपर काफ़ी पड़ा. इन द लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी हमारी, उसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो ये रिजोल्यूशन था, जो ये बिल था, उन्होंने पास करवाया. थ्रू दिस रिजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डोमिनियन स्टेट्स. तो देखिए, तो ये जो रिजोल्यूशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे डोमिनेंट स्टेट्स के, वो उन्होंने उसमें बताए. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मूवमेंट वॉज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. और यहीं से नेशनल जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का इंडिया में. On 31st December 1929, Pandit Nehru unfurled the tricolor flag and the resolution was passed in which 26 January was declared to be celebrated as Independence Day. देखिए 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनफोल्ड यानी कि फहराना, ट्राई कलर यानी हमारे जो तिरंगा झंडा है, उन्होंने क्या किया, जो ये रिजोल्यूशन लिया, ये रिजोल्यूशन पास करवाया और बोला कि 26 जनवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे 1929 को उन्होंने ये, और वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा हम फहराएंगे. ऑन 26 जनवरी 1930 पीपल ऑल ओवर द कंट्री टुक प्लेज फॉर कैरिंग आउट द फ्रीडम मूवमेंट विथ नॉन वायलेंस मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. लेकिन 26 जनवरी 1930 को ये नहीं हो पाया, हमारे देश को पूर्ण स्वराज नहीं मिल पाया. पीपल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, जितने कंट्री में भी लोग थे, उन लोगों ने प्लेज लिया, उन्होंने अपने देश के लिए वादा किया, प्रॉमिस किया, फॉर कैरिंग आउट द फ्रीडम मूवमेंट, हम किसी भी तरीके से अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे, किसी भी तरीके से अपने देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, विद नॉन वायलेंस मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. हमें अपने देश को आज़ादी दिलानी है, लेकिन किसके रास्ते पर, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर. एवरीवेयर इन द कंट्री द एटमॉस्फेयर वॉज चार्ज विद अ न्यू स्पिरिट. और इन सभी को लेकर हमारे पूरे देश में ये नई स्पिरिट, नई उत्साह की लहर दौड़ पड़ी थी. यह हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट होता है. और इसके साथ ही मैं आपका जितना भी पेंडिंग रिटन वर्क था वो मैं आपको वहाँ सेंड कर रही हूँ. ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, एक बार फिर से एक दो बार ये वीडियो देखिए, और आपका जो रिटन वर्क है वो आप समझकर अपने होमवर्क कॉपी में भी लिखेंगे और क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.